हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। तो एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर बताइएगा कि इस स्क्रीन में क्या है। क्या देख रहे हो आप? मतलब इस स्क्रीन को देखने के बाद आपको कुछ लग रहा है, कुछ डिफरेंट है? तो सबसे पहली बात ये कि ये आप बाइनेंस को देख रहे हो, तो बाइनेंस जो है उसका यूआरएल जो है binance.com अब इंडिया में अवेलेबल हो चुका है। और यही नहीं, अब ऐप स्टोर पे भी और जो प्ले प्ले स्टोर होता है उस पे भी बाइनेंस की जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल हो चुकी है, व्हिच इज़ अ ग्रेट ग्रेट न्यूज़। तो बाइनेंस.com हम सब जानते हैं कि एफआईयू के साथ अब ये बाइनेंस रजिस्टर हो चुका है, तो एफआईयू ने एक पेनल्टी लगाई थी, वो पेनल्टी इन्होंने पे कर दी। और अब बाइनेंस को एक 722 करोड़ रुपए का जीएसटी का ज़रूर एक नोटिस आया हुआ है, जिसको वो चैलेंज करेंगे। केस चलता रहेगा। फिलहाल बाइनेंस जो है वो इंडिया में अवेलेबल हो गया है, और ऐप स्टोर पे भी और प्ले स्टोर पे भी। तो एफआईयू की जो भी कंडीशंस हैं, उन सबको बाइनेंस जो है वो ऑब्वियसली अब एग्री करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो है ना, इसको 2 खबरों को मिला के एक बारी अगर हम देखें, तो जैसे अभी जो वज़ीर-एक्स का भी जो अपडेट है, तो वज़ीर-एक्स ने का जो लेटेस्ट अपडेट है ना, उसने ये बोला है कि अ, ऑन टॉप प्रायोरिटी वी आर वर्किंग ऑन 2 एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। एक, आईएनआर बैलेंसेस जो हैं लोगों के, वो वापस देना शुरू करते हैं, जिस पे वो काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है, जो क्रिप्टो के बैलेंसेस है उसको लेके काम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने ये बोला है कि एट द सेम टाइम, ठीक है, इनका ये कहना है कि बोथ दिस सॉल्यूशन नीड लीगल एनालिसिस, आईएनआर बैलेंस और क्रिप्टो बैलेंस का। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि एट द सेम टाइम वी आर आल्सो वेटिंग ऑन सम पॉजिटिव कंफर्मेशन फ्रॉम द वेरियस पार्टनर्स हु कैन हेल्प सॉल्व द इशू। मेरे को मेरी गट फीलिंग है, मैं कोई ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है इंडस्ट्री में मेरी किसी से बात नहीं है, बट मेरी एक स्ट्रांग फीलिंग है कि बाइनेंस की टाइमिंग इंडिया में और उनका यूआरएल का अनब्लॉक होना और एप्लीकेशंस का अवेलेबल होना और सीज़ी का करीब सितंबर के अंदर जेल से वापस आना। और मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर एक्स 100% कहीं न कहीं, मुझे ऐसी मेरी गट फीलिंग है, ये मेरी किसी से बात नहीं, लेकिन ये खुद की एक एनालिसिस है कि क्योंकि अल्टीमेटली तो एक टाइम में तो बायनेंस ने बोल ही दिया था ना कि वज़ीर एक्स उनकी कंपनी है। बाद में जो भी वो इश्यू चलता रहा निश्चल का और सीज़ी का, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर कोई वज़ीर एक्स को इस स्थिति में से कोई निकाल सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बायनेंस है। और बायनेंस का इंडिया में यूआरएल का ओपन होना, मतलब अवेलेबल होना, ये एक सिग्नल हो सकता है कि कल को वज़ीर एक्स जो है वो बायनेंस पूरा 100% टेक ओवर करके, जो वज़ीर एक्स के फाउंडर्स हैं पुराने, उनको बोले कि आप साइड हो जाओ, हम शो को रन करेंगे और ठीक है, हम यूज़र्स को कंपनसेट कर देंगे। प्रोबब्ली दिस इज़ द ओनली वे आउट। एंड समवेयर बाइनेंस आल्सो नोज़ इट, कि उनके लिए भी एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी होगी। इतना बड़ा यूज़र बेस इंडिया के अंदर टोटल जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनमें 35% जो शेयर है, मतलब आउट ऑफ ऑल इस मार्केट के अंदर बहुत बड़ा शेयर था वज़ीर एक्स के पास। अगर बायनेंस को ये भी पता है कि अगर उन्होंने ये चीज़ सॉल्व कर दी, तो एक यूज़र का ट्रस्ट पहले से ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा, बायनेंस के प्रति उनका एक ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनको एक स्ट्रेट अवे इंडिया के अंदर एक एंट्री मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है बायनेंस के पास एक अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। आपका क्या कहना है, एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये मेरी गट फीलिंग है। राइट, तो उसके बाद हम बात करते हैं आईएमएफ। उनको लगता है कि यार क्रिप्टो को वैसे तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो क्यों ना कुछ ऐसी-ऐसी रिपोर्ट्स निकालें कि जिससे दुनिया को ये बताया जाए कि बहुत बड़ा थ्रेट है जी क्रिप्टो, दुनिया की एनर्जी के लिए। तो इन्होंने बोला कि आईएमएफ ने बोला है कि भाई 85% जो है 85% पावर टैक्स हाइक टारगेटिंग क्रिप्टो एंड एआई डेटा सेंटर्स, ठीक है? तो आईएमएफ प्रपोज़ कर रहा है कि जो भी एनर्जी रिलेटेड जो टैक्सेस हैं, वो जब बढ़ाए जाएँ, तो 85% जो है ना, जो वो जो ₹100 बढ़ाने हैं, तो ₹85 ना इन कंपनियों के बढ़ाए जाएँ जो क्रिप्टो की माइनिंग में हैं या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर्स रन करते हैं। तो ये प्योर मतलब एक तरीके से इस इंडस्ट्री को डिस्करेज करने का। तो अब इसमें प्रूफ ऑफ वर्क पे तो सिर्फ बिटकॉइन ही है ना, बाकी तो सब प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा चुके हैं, तो वहाँ कोई माइनिंग रिलेटेड कोई इश्यू है ही नहीं। तो ये टारगेट किया जा रहा है बिटकॉइन की माइनिंग कंपनीज़ को और जो एआई के जो डेटा सेंटर चलाते हैं।
तो यहाँ पे इन्होंने एक एनालिसिस करके दिखाई कि शेयर ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी यूज़, तो ये रेड में जो है आप देख सकते हो ये क्रिप्टो है, तो क्रिप्टो का दिखा रहे हैं कि कितना ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का जो यूसेज है उसमें क्रिप्टो का कितना यूसेज है और एआई का कितना यूसेज है। आप देख सकते हो एआई का यूसेज भी बहुत ज़्यादा है और कार्बन एमिशन में भी क्रिप्टो का यूसेज जो एनर्जीज़ के थ्रू जो CO2 एमिशंस हो रहे हैं उसमें हाई है और एआई डेटा सेंटर का भी दिखा है। तो कह रहे हैं अगर ये इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर रहे हैं, कार्बन एमिशन भी इनका ज़्यादा है तो इनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया जाए। ये चार्ट मैंने पहले भी शो किया था, तो इसको आप देखो तो ये बेयर फेज़ है। आपने ये हमेशा हर साल होता है, हर बार होता है 2011 में, 14 में, 18 में, 22 में। फिर हमने देखा 2012, 15, 19 और 2023 में रिकवरी होती है। फिर 2 12, 16, 20 सबके अंदर एक चीज़ है कॉमन है कि चार्ट बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने कार्बन कॉपी लगा के बना दी हो, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम एनालिसिस है। और 2020 में ये थोड़ा-सा बड़ा डिप चाहिए कोविड को लेके। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो चार्ट ऑलमोस्ट सेम है। 2024 में अभी हम शुरू भी नहीं हुए। तो और 2025 में अगर ये सेम पैटर्न्स को फ़ॉलो करता है ऊपर तो अभी वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड इन द बुल मार्केट। सो ये फर्स्ट बुल है और उसके बाद ये सेकंड बुल है। तो ये प्री बुल, फर्स्ट बुल, सेकंड बुल और सेकंड बुल में अभी हम एंटर भी नहीं हुए, अभी हमारा फर्स्ट बुल भी हाफ है, हाफ कवर हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, देखने लायक। उसके बाद हम बात करते हैं नाइजीरिया के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इन्फ्लेशन को लेके वहाँ की जनता सड़कों पे आई, प्रोटेस्ट कर रही थी। काफ़ी सारे लोगों ने उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया थ्रू क्रिप्टो, कोशिश करी। नाइजीरिया की कोर्ट ने बोला ऐसे कैसे कर दिया आपने? इन्फ्लेशन के लिए प्रोटेस्ट कैसे कर दिए? तो उन्होंने बोला फ्रीज़ करो। जो भी सपोर्ट आई है क्रिप्टो के थ्रू इस प्रो उसके अंदर जो वॉलेट्स हैं उनको फ्रीज़ किया जाए। $38 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है वो सीज़ कर दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस में। तो ये है नाइजीरिया की कहानी जो कि और जगहों पे भी और देशों के अंदर भी अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, महँगाई के लिए, इन्फ्लेशन के लिए तो प्रोबब्ली ये फ्यूचर है, आपके फंड्स जो हैं वो फ्रीज़ किए जा सकते हैं। दुबई के अंदर क्या हुआ कि एक आदमी ने एक क्रिप्टो कंपनी के लिए काम किया। कंपनी ने एश्योरेंस दी कि हम आपको टोकन्स में सैलरी देंगे। कंपनी ने अल्टीमेटली उसको सैलरी नहीं दे पाई। कंपनी कुछ महीने टोकन के अंदर मिलने थे, वो नहीं मिले। वो आदमी कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाके उसने बोला कि मुझे सैलरी टोकन्स में मिलनी थी लेकिन मिली नहीं। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि एक्नॉलेज किया कि हाँ, टोकन्स के अंदर भी सैलरी दी जा सकती है। तो और उसने जो लॉज़ नॉर्मली जो फियाट के अंदर जो अप्लाई करते हैं सैलरी पे, वही लॉ के अंतर्गत कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया उसके फ़ेवर में जिसको सैलरी नहीं मिली। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के कोर्ट ने, दुबई के कोर्ट ने एक तरीके से एक्नॉलेज किया कि क्रिप्टो के अंदर सैलरी और फियाट के अंदर सैलरी आर ऑलमोस्ट सेम और वही रूल्स अप्लाई होंगे। तो ये अच्छा साइन है कि अब दुबई के अंदर अगर कोई सैलरी ले रहा है क्रिप्टो के अंदर तो इट इज़ एज़ गुड एज़ एक तरीके से अब लोग वहाँ पे कंपनीज़ वहाँ पे और एम्प्लॉइज़ भी सेफ फील करेंगे क्रिप्टो के अंदर सैलरी लेने में। एटलीस्ट कोई गाइडेंस है, कोई कोई कानून है, कोई कोई एश्योरेंस मिल गई है वहाँ पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी। उसके बाद ब्लैक रॉक फिडेलिटी ने 5,25,000 बिटकॉइन जो है उनके पास हो चुके हैं। 31.1 बिलियन $। अब कई लोगों को डर लगता है, भाई डरो मत, ये तो और फिगर बढ़ी जानी है, ये तो अभी शुरुआत है और बिटकॉइन के प्रोटोकॉल पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बिटकॉइन के प्रोटोकॉल की जो सिक्योरिटी है, उसको ये चेंज नहीं कर सकते, ये प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क नहीं है। इन दोनों कंपनियों के बड़े हो जाने से सिर्फ इतना होगा कि कभी ये फ्यूचर में जब सेल करने की डिसाइड करेंगे, तो अगर ये सेल करते हैं बड़े इस लेवल पे तो प्राइस के अंदर बड़ी करेक्शंस आ सकती हैं। बट हू कंप्लेन्स एट द एंड ऑफ द डे जब ये बाइंग कर रहे हैं तो प्राइस के अंदर ये कैटलिस्ट का काम करेंगे। भई इनकी वजह से जब इतनी बड़ी बाइंग कर रहे हैं तो कैटलिस्ट भी तो हैं ये आज के डेट में इंस्टीट्यूशंस इनको देख-देख के बिटकॉइन के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो यू शुड नॉट कंप्लेन। लॉन्ग टर्म में everything will fall in place. Everything that is happening today is a good sign that all these big institutions are FOMOing into Bitcoin. यही तो आप चाहते थे। आप ये नहीं चाहते थे कि बिटकॉइन इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। जिस तरीके से आप बिटकॉइन का यूज केस देख रहे हो, क्या गोल्ड को बैंक्स नहीं खरीदते, गोल्ड को सेंट्रल बैंक्स भी खरीदते हैं और गोल्ड को एक आदमी अपने घर में छोटी सी अंगूठी भी बनाता है। तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम व्हिच इज अ गुड साइन। थ्रेट बन के फिडेलिटी और ब्लैक रॉक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दे कैन नॉट कंट्रोल बिटकॉइन नेटवर्क, है ना?
उसके बाद 75% बिटकॉइन हैज़ नॉट मूव्ड इन द पास्ट 6 मंथ्स व्हिच इज़ अगेन अ बुलिश साइन। लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर्स हैव अक्यूमुलेटेड 5 लाख बीटीसीज़, ये मैंने अभी कवर करा। उसके बाद बिटकॉइन बैलेंसेस ऑन द एक्सचेंजेस इज हिटिंग ऑल टाइम लो। जब भी बिटकॉइन का बैलेंस एक्सचेंजेस पे लो होता है, दैट मीन्स पीपल आर प्रिडिक्टिंग और एक्सपेक्टिंग बिटकॉइन प्राइस टू गो हायर, इसलिए वो उसको कोल्ड वॉलेट्स के अंदर बिटकॉइन को शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। मलेशिया ने वर्ल्ड कॉइन को अडॉप्ट कर लिया है फॉर पर्सनल वेरिफिकेशन एंड डिजिटल आइडेंटिटी। मैं पीछे मलेशिया गया था, वहाँ पे जो एमडेक है, वहाँ पे वो बहुत बहुत एग्रेसिव है बिटकॉइन और क्रिप्टो को एम्ब्रेस करने के लिए, काफ़ी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। डिजिटल नोमैड $200 के अंदर वीज़ा लेके आए हैं, और अब फाइनली वो वर्ल्ड कॉइन को फॉर दे आर यूजिंग इट फॉर पर्सनल वेरिफिकेशन एंड डिजिटल आइडेंटिटी। उसके बाद ये एक आर्टिकल है, बहुत बहुत लंबा आर्टिकल है, किस तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं, जो जब वो वॉर के अंदर उतरती हैं तो वॉर का पैसा आपसे लेती हैं, वो कोई अपने पास से पैसा नहीं खर्चती हैं। इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा है। आज की वीडियो में मैं इसको कवर नहीं करूंगा, बट आने वाले टाइम में मैं डिटेल में वीडियो कवर करूंगा कि किस तरीके से वॉर को फंड आपके पॉकेट से किया जाता है, और किस तरीके से बिटकॉइन इज एन अमेजिंग वे टू फिक्स दिस, राइट। किस तरीके से बिटकॉइन इस प्रॉब्लम को फिक्स करेगा, इसको मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली डिटेल में कवर करूंगा। तो ये थे कुछ आर्टिकल्स, ये थी कुछ डिटेल्स। फाइनेंस और वजीर एक्स का अपडेट आपको कैसा लगा, एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी, एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।